So now students, let us try to discuss another example of how we can use the explicit cursor. अब जब हम नेक्स्ट एग्जांपल को अभी हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ ग्राउंड कि जब हम लोग किसी प्रॉब्लम के साथ हम कर्सर को यूज करेंगे तो यू विल गेट टू नो के कर्सर यूज होना कैसे. अभी मैं कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट जानबूझ के अटैच नहीं कर रहा. आई जस्ट वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस द कोड. ये खुद से लिखें, खुद से इसको एग्जीक्यूट करें, डिबगिंग करें, ताकि आप थोड़ा सा ईज फील करें व्हेन यू विल बी राइटिंग योर ओन कर्सर बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. सो लेट अस हैव डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट कोड. जो अभी कोड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, अगेन डिक्लेयर किया मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में. कर्सर C1 इज सिलेक्ट हायर डेट कॉमा DEPT नंबर कॉमा जॉब फ्रॉम EMP वेयर जॉब लाइक परसेंटेज MAN यानी मैनेजर एंड परसेंटेज सिंगल कोट और फिर सेमीकोलन. इससे मुराद ये कि ये मेरी क्यूरी 3 कॉलम रिटर्न करेगी, हायर डेट, DEPT नंबर, जॉब, और सारी की सारी वो रोज मुझे रिटर्न होंगी जहां में जॉब में कहीं पे भी MAN का वर्ड आ रहा होगा मैनेजर. ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बिल्ड कर दी है और ऑब्वियसली वो 1000 रो भी हो सकती है, बट अभी हमें कोई परेशानी नहीं है. रीजन, कर्सर का मकसद ये है कि अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल रोज रिटर्न कर रही है तो वी शुड बी एबल टू हैंडल इट. तो दिस इज स्टेप नंबर 1 ऑफ यूजिंग द कर्सर कि हमने इसको डिफाइन कर दिया. उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, DOH डेट ऑफ हायरिंग, D नंबर, JD, और मैंने उसकी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप भी दे दी. उसके बाद बिगिन में मैंने उसी कर्सर को ओपन किया, ओपन C1 से मुराद ये कि ये जो कर्सर की सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो गई और डेटा मेरा हार्ड डिस्क से रैम में आ गया और C1 ने पहली रो को पॉइंट करना शुरू कर दिया. उसके बाद मैंने वही लिखा, लूप फेच C1 इंटू DOH कॉमा D नंबर कॉमा JD. मतलब ये हायर डेट कॉपी हो गया इस DOH वाले कॉलम में, DEPT नंबर कॉपी हो गया D नंबर में, जॉब कॉपी हो गई JD में. लेकिन फर्स्ट रो यानी जो अगर मल्टीपल रोज सेलेक्ट की स्टेटमेंट से रिटर्न हुई है, कॉलम 3 ही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी हायर डेट कॉपी हो गया लोकल वेरिएबल DOH में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम DEPT नंबर कॉपी हो गया लोकल वेरिएबल D नंबर में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जॉब वो कॉपी हो गया मेरे लोकल वेरिएबल JD के अंदर. तो पहली रो फ्रॉम द रैम इफेक्टिवली मैंने कॉपी कर ली या लोड कर ली इनटू माय 3 लोकल वेरिएबल्स. तो दिस इज स्टेप नंबर 1. उसके बाद मैं डिस्प्ले करवाया डेट ऑफ हायरिंग DOH जो मैं लोकल वेरिएबल में लोड किया था. फिर मैं डिस्प्ले करवाया डिपार्टमेंट नंबर, D नंबर. कीप दिस थिंग इन माइंड, मैं अपने लोकल वेरिएबल यूज कर रहा हूं. DOH लोकल वेरिएबल है, टेबल का कॉलम नहीं है, यानी मैं हायर डेट नहीं यूज कर रहा यहां पे. उसके बाद मैंने जॉब को डिस्प्ले करवाया विद द हेल्प ऑफ JD जो मेरा लोकल वेरिएबल है. उसके बाद मैंने लिखा एग्जिट व्हेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड. अगेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड सिर्फ उस वक्त ट्रू होगा जब आप लास्ट रो पे होंगे. अभी हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास 3 रोज फैच हुई हैं फ्रॉम अ सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम DB इनटू रैम. तो अभी हम पहली रो पे हम बैठे हुए हैं, तो नॉट फाउंड अभी फॉल्स है. इसका मतलब है कि लूप अभी चलेगा और यहां से कंट्रोल वापस हमारे पास लूप में आ जाएगा यहां पे, और यहां पे फिर अगली रो लोड हो जाएगी हमारे पास फ्रॉम द नेक्स्ट रो, यानी रो 2 फर्स्ट कॉलम लोड हो जाएगा DOH में, रो 2 सेकंड कॉलम की वैल्यू कॉपी हो जाएगी D नंबर में, थर्ड यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम जॉब उसकी जो भी वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी JD में. तो अभी हम रो 2 पे पहुंच गए हैं. तो उसके बाद फिर मैंने डिस्प्ले करवाई डेट ऑफ हायरिंग, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब. अगेन जब सेकंड दफा यहां पे चेक हुआ लूप एग्जिट व्हेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड, अगेन अगली रो मौजूद थी, C1 परसेंटेज नॉट फाउंड अभी भी फॉल्स है. तो ये लूप हमेशा ट्रू पे एग्जिट होता है और फॉल्स पे चलता है. यहां से कंट्रोल वापस जाएगा और जब तीसरी रो लोड करके यहां वापस कंट्रोल आएगा तो अगली रो मौजूद नहीं होगी. जब अगली रो मौजूद नहीं होगी तो नॉट फाउंड ट्रू होगा, यानी वी आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द लूप. अभी हमें सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ये ट्रैक रख रहा है इस वेरिएबल की मदद से कि अगली रो मौजूद है कि नहीं. तो C1 परसेंटेज नॉट फाउंड उस वक्त ट्रू होगा जब हम लास्ट रो पे बैठे होंगे और अगली रो प्रोसेस करने के लिए मौजूद ही नहीं होगी. तो ये लूप अब टर्मिनेट कर जाएगा और एंड. So now let us try to run the same code in editor. Okay, so now let me bring this chunk of code from here to my editor and let's see
what it will do, that's the first part of the code. And now the second part, the last part, ये भी इधर आ गया. So let us try to run this code. Let's see what it will do. तो अब हमारे पास आउटपुट आ रही है, डेट ऑफ हायरिंग इज 5 मई, जो भी डेट है. ये वाली रो है, फर्स्ट रो है, ये डिस्प्ले हो रहा है. देन डिपार्टमेंट नंबर उसका 30 है, क्योंकि हमने अभी डिपार्टमेंट नंबर में कोई चेक नहीं लगाया, सिर्फ ये चेक था कि मैनेजर में यानी जॉब के कॉलम में MAN होना चाहिए. तो उसके बाद अंदर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है, मैनेजर. तो हियर वी फाउंड कि वो जॉब आई है जिसके अंदर MAN मौजूद है. दिस थिंग इज फर्स्ट रो. देन लूप वापस गया, द सेकेंड रो, then the loop is iterated again, and now we have the third row, this department number 20, and date of hiring and job is manager, and so on. So effectively इसने सारी rows को process कर ली है जो इस particular select statement के output में, यानी ये जो particular select statement लिखी है हमने, this particular select statement, इसकी मदद से जितनी भी rows return होनी है, obviously वो multiple हैं. You can see from the output कि हमारे पास multiple rows है और 2 और 3 कॉलम है. तो मल्टीपल रोज को बेसिकली हमने हैंडल कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कर्सर. और ये काम हम लोग विदाउट कर्सर नहीं कर सक रहे थे. रीजन कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं था कि हाउ वी शुड बी एबल टू हैंडल मल्टीपल रोज जो हमारे पास रैम में आ रही हैं, और हम आइटरेट, हमारे पास कोई तरीका मौजूद नहीं था कर्सर से पहले. तो अब कर्सर की मदद से हमारी वो वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है कि हमने ये मेक श्योर करना है कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उससे कम से कम या मैक्सिमम एक रो रिटर्न हो. अब आप देख सकते हैं कि 1000 रो भी रिटर्न हो रही है एंड द कोड इज हैविंग नो प्रॉब्लम, और हम मल्टीपल रोज को हम लोग सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं.